तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ नई स्टोरी लेकर। आई होप यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। जब औखली में सर दे ही दिया है तो फूटने से कैसा डर। चलो जो होगा देखा जाएगा। अभी तो लंबी तान कर सोते हैं। मैं खाना खाकर सो गया। सुबह जगा तो मैसेज टोन की आवाज़ से, बाप रे, लैला ने गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा था। शुक्र है मैंने देखा, अगर घर में किसी ने देखा होता तो वाट लग जाती। मैं उठ के फटाफट तैयार हो गया और नाश्ता करके कॉलेज रवाना हुआ। होटल रूम पर लंच टाइम में निकल जाऊंगा। होटल ब्लू मोनो। मैं दोस्त के पास गया और पीठ पर मुक्का जमाया। अबे साले कमीने, कौन से बेसिया का नंबर दिया बे? एक तो कितनी रफ लैंग्वेज बोलती है, ऊपर से सुबह सुबह मेरे नंबर में मॉर्निंग मैसेज भेजती है और फिर लिखती है, क्यों बे चिकने, रात भर कैसे काम चलाया? लैला के बगैर अच्छी सी इज रियल बैच। अगर घर में किसी ने मैसेज देख लिया होता तो मेरे तो लग जाने थे ना। अबे यार चिल डाउन, मैं उसको समझा दूंगा। ओके, आगे से नहीं करेगी तुमको मैसेज पर। आज क्या प्लान है तेरा? अगर तू खे तो मैं आऊँ क्या कंपनी देने? अबे डाइटिंग तेरी गटर बंद कर, समझा? मैं सिर्फ फ्रेश जानवर लिखना चाहता हूँ, बस तेरी तरह ओछा नहीं हूँ मैं। और हाँ, अपनी लैला को कह दीजो मेरे साथ तमीज़ पर बोले, वरना उल्टे हाथ से ही दे दूंगा उसे। अबे कहाँ न, तू शांति से रह, मैं समझा दूंगा। मेरी लैला बस अब गुस्सा थूक और क्लास में चल। हाँ, दिल तो मेरा भी हो रहा है थूकने को, पर कहीं नहीं, बल्कि तेरे जलील मुंह पर थूकना। अब हम क्लासरूम में गए। तीनों पीरियड बाद हल्ट हुआ। मैं दोस्त से कहकर होटल ब्लू मोनो के लिए निकला। होटल रूम 303 में पहुंचकर मैंने पेप्सी और कुछ नमकीन मंगवाया और मम्मी को फ़ोन किया कि अरे मम्मी, आज खाने पर नहीं आऊँगा, ज़रूरी क्लास है, तुम खा लेना। ओके। मम्मी से बात कर रहा था कि रूम बेल बजी। ओह, लगता है आ गई। तेरे बेटा कौन आ गई? और तू किधर है? अरे नहीं कुछ नहीं। अच्छा मम्मी, टीचर आ गई, फ़ोन रखता हूँ, बाय कहकर फ़ोन काट दिया और दरवाज़ा खोला। सामने वंडरफुल गर्ल खड़ी थी, हाथ में गुलाबी चेन, परसों बाल लंबे खुले, गुलाबी टॉप, सफ़ेद जीन्स और हाई हील्स, सफ़ेद सैंडल, बिल्कुल अप्सरा जैसी नाभि तोली ब्यूटी, लेकिन बात करने की में बिल्कुल सड़क छाप। क्यों बे चूजे, ऐसे दरवाजे पर ही खड़े रखोगे या अंदर भी बुलाएगा? ओह सॉरी, आइए बैठिए। अबे बैठना बैठाना कुछ नहीं चलेगा, तू अपने कपड़े उतार। अपने क्या कपड़े उतारेंगे? अबे लल्लू बिना कपड़े उतारे कैसे करेगा बे? देखिए लैला जी, मैंने यहाँ आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं भूतनी के नहीं, क्या भजन करने को बुलाया है? सुनिए जरा, तमीज़ से बोलिए, समझे आप? अबे मैंने तो कल ही बोला था, तमीज़ और कमीज़ के साथ ही उतर जाती है, इसीलिए बोली कपड़े उतार। अच्छा ले, मैं भी उतार देती हूँ। लैला ने अपने कपड़े उतारना शुरू किए। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने आपको इसीलिए नहीं बुलाया। अच्छा इसीलिए तो नहीं, किस लिए बुलाया? मुझे कुछ काम है। वो हंसने लगी। सब लोग तो मुझे बस एक ही काम के लिए बुलाते हैं। तू एक अलबेला कहता है, दूसरा काम है। देख बे लैला, बस तेरा एक ही काम जानती हूँ, वो भी है मर्दों का बिस्तर गर्म करना। तो मेरी कॉलेज की तरफ से एक फरमान हुआ है कि वेश्याओं के जीवन पर एक लेख लिखना है, वेश्या की कहानी की जुबानी पर। आप फिक्र नहीं करें तो जितने भी समय के लिए यहाँ रुकोगी उतनी आपकी फीस दी जाएगी। ओह ऐसा क्या? अरे तू तो पहले बोलना चाहिए था ना साला, खाली पीली टाइम खोटी किया मेरा। अब तो 5 ग्राहक निपट जाते। चल मैं चलती हूँ, ऐसा फालतू काम के लिए लैला के पास टाइम नहीं, लेकिन मैं आपको पूरी फीस तो देने वाला हूँ ना। अब तेरे रुपये तेरी जेब में रख, समझा? लैला बिना पसीने बहाए, बिना मेहनत किए फीस नहीं लेती। मैं यह सुन रुआंसा सा हो गया। बोला, दीदी प्लीज़ मेरी मदद कर दो, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। मेरी पॉकेट मनी में रुपया बचाकर मैंने इस होटल रूम में आपकी फीस का इंतज़ाम किया था। अगर कुछ नहीं लिखा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरी सूरत देखकर वह हंसने लगी। साला लड़का होकर लड़कियों जैसा रोता है। जब से धंधे में उतरी हूँ तब से
सिर्फ जान डार्लिंग, लैला रंदी छिनार नहीं है, सुनकर रही है आज पहली बार किसी ने दीदी कहकर बुलाया है, अच्छा लगा। अच्छा चल बोल क्या बताना है। मैंने तो मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन किया। दीदी मुझे आप यहाँ आने से पहले सारी बात बताइए, आपका नाम, गांव, परिवार, फिर इस व्यवसाय से कैसे आए थे भी बताना। सीक्रेट है क्या, लैला ने पूछा। मैंने कहा जी सिगरेट मैं नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, रंडीबाजी नहीं करता, तब तो दारू भी नहीं पीता होगा, कैसा मर्द है तू। मैंने कहा जरूरी तो नहीं कि ये सब गलत हरकत ना करता हो, वह नामर्द ही होता हो। बहुत से अच्छे मर्द हैं दुनिया में जो इस आदतों को नहीं पाले। खैर उन बातों को जाने दीजिए, हमें तो अपने बारे में बताइए। आप इतनी खूबसूरत है, आप तो कोई भी अच्छा काम कर सकती हो, फिर यही प्रोफेशनल क्यों चुना। मैंने लैला से पूछा। उसके ब्रांड की सिगरेट और शराब मंगवा कर दी। कहाँ से शुरू करूँ, अब तो हर याद धुंधली पड़ गई है। जब से इस धंधे में उतरी हूँ सब रिश्ते नाते भूल गई हूँ। अब तो बस नोट की हरियाली और नए नए मर्द की शोहरत यादें बनी रहती हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द था। बोली क्या पता तेरी समझ में कुछ नहीं आएगी, नहीं अब भी तो तू चूजा ही है। चल सुन तो फिर मैं बताती हूँ, वरना तू पिल्लू जैसी टूसवें बहाया करेगा। इस बीच उसने अपना बैग बना लिया और सिगरेट सुलगाना शुरू कर दी। सुन, मेरा गांव बांग्लादेश की बिहू गांव है। मेरा बाप और भाई 2 नंबरी भेड़वे हैं। घर में माँ, 2 छोटी बहन, एक बड़ा भाई और बाप थे। माँ दिन भर दूसरों के घर में काम करती और उसी से बचा हुआ खाना बांध कर हमारे लिए लाती। बाप भाई दोनों कठिया मिस्त्री पेंटर थे, पर वो दोनों दिन भर कमाई रात में जुआ और शराब में उड़ाते थे। घर में आके माँ के साथ साथ हम बहनों को मारते पीटते। हम तीनों बहनें रोज़ स्कूल जाती और माँ जो लोगों के घर से बचा हुआ खाना लाती थी उसे हम भरपेट खाते। वो रात मुझे याद है जब मेरा सगा भाई नशे में घर आया और मुझ पर ज़बरदस्ती करने लगा। मैं रोई चिल्लाई पर उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा। माँ बहन सब रोते गिड़गिड़ाते रहे, पर किसी ने सर पर हवस सवार थी। मैंने उसे बचाव में भी जो हाथ आया वो उठा लिया। उसे अपने ऊपर से हटाने वो अपने जोश में था। शेर जैसी बकरी दबोचता है उसी तरह मुझे कसकर दबोचा था। उसने मुझे पुराने गल चूसे कपड़े में फाड़ डाले। बिना इसी मेरे हाथ चटनी पीसने की सिलवट्टी से पत्थर लगा। मैंने उसके सर पर जोर से सिलवट्टा मारा। उसका सिर नारियल की तरह फूटा और खून के छींटे मुझ पर भी पड़े। वो वहीं ढेर हो गया। माँ ने फटाफट मेरे शरीर से खून साफ किया और मेरे कपड़े बदले। मेरे हाथ में उसके मंदिर के पीछे छिपा कर रखे रुपये दिए और बोली, बेटी तू भाग जा यहाँ से, वरना तुझे पुलिस पकड़ेगी। यहाँ मैं संभाल लूँगी। मेरा दिमाग सन्ने हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने स्पीलर पहना और अपने झोपड़े से भाग निकली। गली दर गली न जाने कितनी गलियां पार करके मैं रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां बहुत देर तक घबराई सी बैठी रही। ये भगवान, ये क्या हो गया मुझसे। ड्रिंक और पैक पीकर सिगरेट की क्षेत्र लगा रही थी। बहुत दर्द है आपकी ज़िंदगी में। क्या लैला नाम ही आपकी रियल नाम है? अरे नहीं यार, वह तो धंधे में आने के बाद ग्राहकों ने रख दिया। वैसे मेरा नाम अनुराधा विश्वास है। यार जरा सिगरेट का पूरा पैकेट और बिस्किरी को बड़ा खंबा मंगवा दे। इतने में मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक लॉन्च बिस्किरी और 4 शेक्सपियर सिगरेट का बड़ा पैकेट साथ में नमकीन भी मंगवा दिए। फिर क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में? मैंने पूछने पर वह सिगरेट की कस लेते हुए बोली, मैं पहली बार घर आई से निकली थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। इसी तरह बैठे बैठे कई घंटे बीत गए। प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी थी। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ, यात्री कृपया ध्यान दीजिए, यह ट्रेन आज की आखिरी ट्रेन है। मैं उठी और खाली डब्बा देखकर बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। वह मेरा पहला ट्रेन सफ़र था। मैं नहीं जानती थी कि टिकट कैसे और कहाँ और कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है। यह पता करना वह ट्रेन सिलहट के लिए जा रही थी। सिलहट बांग्लादेश का एक शहर है।
मैं जिस डिब्बे पर बैठी थी उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी सामने वाली सीट पर एक मुस्लिम औरत अपनी बेटी के साथ बैठी थी। मुझे बहुत देर तक टकटकी बंधे हुए लोग देखते रहे। मैं अंदर ही अंदर सिहर उठती जब मेरे भाई के सर फोड़ने की बात याद आती। मेरे माथे पर पसीना और उड़ी हुई रंगत देखकर उस औरत ने बंगला में पूछा, तुम कोथाई जाबोए? मैं घबरा गई। क्या मैं जानना कहाँ है यह तो पता ही नहीं था। ट्रेन किधर जा रही है यह भी नहीं पता था। मैंने उससे पूछ लिया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वह बोली, हम लोग सिलहट जा रहे हैं और यह ट्रेन भी सिलहट की है। मैंने भी सिलहट जा रही हूँ ऐसा कह दिया। वो लड़कियाँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं अपने डर को छुपाते हुए मुस्कुराई। वह औरत मुझे बारीकी और मेरे हाव भाव और मेरे चेहरे को पढ़ रही थी। मैं अपना डर कम करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर के बाद उस औरत ने अपनी बड़ी बैग के खाने का डब्बा निकाला और सबके साथ मुझे भी रोती हुई सूखी भिंडी सब्जी और अचार रख दिया। मैं मना नहीं कर पाई और फिर बोली, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर पता चल गया है कि तुमने आज कुछ नहीं खाया। उससे आग्रह पर मैंने खाना खाया। सचमुच बहुत भूख लगी थी। इसके बाद मेरा डर बहुत कम हुआ और मैं उससे घुल मिल गई। इतने में टीटी आया। वह सबके टिकट चेक कर रहा था। हाय राम, मैंने तो टिकट लिया ही नहीं था। जब टीटी मुझे टिकट पूछा तो मैं बंगले झाँकने लगी। टीटी मुझसे और कुछ कहता उससे पहले वह औरत बोली, मेरी बेटी है साहब, ये यही मेरी बहन के घर में रहकर पढ़ाई करती है। ये हमको ट्रेन बैठाने आई थी और जिद करके इसी में अपने घर चलने को लिए और यह सब भी हमारे घर जा रही है। इसी वजह से टिकट नहीं ले पाए। टीटी ने मुझसे पूछा, क्यों बेटा यही बात है क्या? मैं हड़बड़ा के तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और टीटी ने सिलहट तक मेरा टिकट काट दिया और पैसे उस औरत ने दिए। अब मेरे दिल में उसके लिए अपनापन बढ़ गया था। उस औरत ने माँ बुलाने लगी, मतलब मौसी। उस औरत को अपनेपन में बहुत मीठी मीठी बातें और जिस वजह से मैंने बिना डरे सारे आप बीती उसे बता दी। अरे रे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ बेटी। उसके प्यार मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटी खुद को कभी अकेली मत समझना। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से मैं तुम बेटी बना के रखूँगा हमेशा के लिए। अब कोई परेशानी नहीं आएगी, तुमको बस आराम से रहना। उसके मुझे गले से लगा लिया। वाह, अरे वाह, कितनी दयावान औरत थी वो ना। वाह, मेरे मुँह से यही वाक्य निकला तो लैला उफ अनुराधा मुझे घूर कर देखते हुए बोली, अबे बिल्कुल लल्लू है जैसे मैं थी। उस वक्त कोई अगर कुछ भी बोले तो उसकी बात में सच्चाई और मकसद जाने बिना उसके आंख में बंद भरोसा कर लेना या उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करना चाहिए, समझे? अच्छा ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? वह एक बैग बनाकर ऑटो से लगाते हुए बोली। उसके बाद अगली सुबह सिलहट स्टेशन आया। हम सब साथ साथ उतरे और स्टेशन के बाहर निकले। स्टेशन के बाहर एक मेटडोर खड़ी थी जो हमें लेने आई थी। हम सब मेटडोर में बैठ गए। एक मारवाड़ी टाइप की आदमी गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र बार बार मेरे शरीर को घूम रहा था। मैंने मासी से कहा। वह हंसने लगी। अरे नहीं बेटी, वह तो देखते ही ऐसे हैं, दिल पर मत लगाना। लगभग 1.25 घंटे का लंबा सफ़र तय करने के बाद सुनसान इलाके में एक बड़ी सी कोठी के गेट में मेन रोड रुकी। चलो बेटी आ जाओ, अपना घर आ गया है। मौसी मुझे हाथ पकड़कर प्यार से अंदर ले गई। अरे बाप रे, वो घर था शीश महल, अति सुंदर मनमोहक महल वो था। ओहो, मौसी तो बहुत पैसे वाली निकली। वाह अनुराधा, तेरी तो लॉटरी लग गई। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। जाओ बेटी, तुम्हारा यही कमरा ऊपर वाली मंजिल पर है। जाकर नहा धोकर फ्रेश हो जाना। लंबे समय से थकावट दूर हो जाएगी। तब तक मैं खाने पीने का इंतजाम कर लूँगी। मुझे उसकी बेटी ऊपर वाली मंजिल पर बने एक सुंदर कमरे में छोड़ गई और जाते जाते कह गई, दीदी कमरे की अलमारी में ढेर सारी साड़ियाँ हैं और गहने के साथ साथ मेकअप के सामान भी हैं, जो पसंद आए पहन लेना। मैं थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आती हूँ, यह कहकर चली गई। मैं दरवाज़ा बंद किया और उस कमरे में लगी बाथरूम में गई। अंदर एक बॉथ टब भी था और शॉवर, हीटर, गीजर सब कुछ था। मैंने बॉथ टब का सर्वर नीचे घसीट लिया और उसमें बैठकर सर्वर चालू करके ठंडा ठंडा पानी में कितने दिनों के बाद कुमलाया बदबूदार जिस्म
मैं खूब लगड़ कर नहाई, ढेर सारा साबुन शैम्पू लगाया। आज मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना मज़ा आ रहा था नहाने में, क्योंकि मेरे झोपड़े में ना तो बाथरूम था और ना ही पानी और ना ही शैम्पू साबुन की तो बात ही मत पूछो। मम्मी लोगों के घर से बचे हुए साबुन का खुरचन लाती, उससे मैं थोड़ा थोड़ा खींच कर लगाते थे। हम फिर एक चिकने पत्थर में खींच कर नहा लेते थे किसी तरह। और चुल्लू भर पानी में नहाएंगे, क्या उसे निचोड़ेगा क्या? वही कहावत फिर बैठी। ओह, फिर तो क्या हुआ दीदी? मैंने पूछा। सिगरेट का एक लंबा कस खींचकर उसने एक नया पैक बनाने लगी और बोली, अरे यार, जरा नींबू मंगवा दो। सारा नींबू निचोड़कर पैक पीने का मज़ा ही अलग है। मैंने वेटर बॉय को बुलाकर नींबू लाने के कहा। तब तक वह गिलास का पैक बनाकर आइस क्यूब डालने लगी। अरे इसके बाद क्या होना था यार, मैं मस्त नहा धोकर चिकनी चमेली बन गई और अलमारी खोली तो एक से एक महंगी साड़ी रखी थी। अब मैं कभी साड़ी नहीं पहनी थी और अपनी अम्मा को भी बहुत देखा था साड़ी पहनते हुए। ट्राई मारा, नहीं जमा तो ब्लाउज का और पेटीकोट पहन लिए और मेकअप गहने देखकर तो मैं पागल हो गई थी। मैं कभी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सामान नहीं देखा था। हाँ देखा था, पर महंगी दुकानों में बस। मैंने अपने गीले घुंघराले बालों में खुला ही छोड़ दिया। गुलाबी ब्लाउज पेटीकोट में आईने के सामने बैठ के कुछ देर अपलक खुद को निहारती रही। ओह, मैं सचमुच अब बड़ी हो गई हूँ और बहुत हॉट भी दिखने लगी हूँ। साला आजकल हम लड़कियों छोटी सी उम्र में ही न जाने क्यों इतनी गद्दा जाते हैं। मैं अपने सुडौल अंगों को निहारती रही, फिर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई, फिर हाथ पैरों में नेल पॉलिश लगा के सफ़ेद डायमंड ज्वेलरी पहनी। आहा, मैं उस वक्त खुद को ऐश्वर्या राय महसूस कर रही थी। तभी मौसी की वही लड़की आई और देखकर दंग रह गई। ओहो अप्रीतम, खूब सुंदर, क्या पटाखा लग रही हो। वाह, वह देखेगी आशिक हो जाएगा। चलो खाना तैयार है, कहकर वह मुझे अपने साथ ले आई। मसीमा ने मुझे देखकर कहा, खूबूच भालो लाग आछी, कहते हैं ना कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। तुम तो बिल्कुल फिट बैठता है। वैसे भी मेरी नज़र चील की है, हीरे को परख ही लेती हूँ। उसके बाद हम चारों इकट्ठा खाना खाएं। उसके बाद बंगाली मिठाई, मिष्टी दोही और चमचम खाया। सब खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना खाया था। हमारे खाना ख़त्म हुआ ही था कि अगले की घंटी बज गई। मसीमा मुझे अंदर कमरे में ले आई और अपनी बेटी से कहा, दरवाज़ा खोलो, जो मेहमान होंगे उसे दीवान खाने में बैठा देना। वो लड़की दरवाज़ा खोलने गई और मुझे अंदर लेकर जाकर अपनी साड़ी पहनाई। अरे बेटी, तुम तो बिल्कुल जवान हो गई हो। यह सुन के मैं खिल गई। फिर उसने मुझे समझाया कि बाहर जो मेहमान होंगे उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करना और कुछ मत बोलना। थोड़ी देर वह रुककर अंदर आ जाना, बाकी मैं बात कर लूँगी। मैंने वही किया जो उसने मुझे करने के लिए कहा। वह दो लड़के थे जो शक्ल से काफ़ी मलदार लग रहे थे। मुझे उन दोनों के ऊपर से लेकर नीचे तक कई बार घूरा। पहली नज़र मेरा जिस्म पर एक एक इंच का नाप तोल रही थी। कुछ देर पर बैठकर दूसरे कमरे में चली गई। वह लोग कुछ लेने देने की बात कर रहे थे। मुझे तो अब तक ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं पड़ा था, इसीलिए कुछ समझ नहीं आया। मैं तो बस अपने रूम में रंग में इतरा रही थी और वहाँ मेरे गदराए जिस्म की सौदा चल रहा था। मसीमा बोल रहा था, एक दर्ज अनछुई ताज़ा पॉपलेट है, सिर्फ 14 साल की कच्ची कली, और आजकल बाज़ार में इस उम्र की कलियों का बहुत डिमांड रहती है। मसीमा ने शायद बहुत मोटी रकम लपेटी थी उस रईस जादों से। कुछ देर बाद वह लोग चले गए। मसीमा मेरे कमरे में आई और उसने कसकर मुझे गले से लगा लिया। बोली, तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटी। अभी जो सेठ लोग आए थे ना, वह लोग इंडिया से आए थे और वहाँ बॉलीवुड में बहुत बड़े फिल्म निर्माता है। उन्हें अपनी आगामी फिल्म के लिए तुम हीरोइन के रूप में पसंद आई हो और वह लोग भी तुम्हें आज रात अपने बांग्लादेश के बॉर्डर पार इंडिया ले जाएंगे। इसीलिए वह लोग जैसा भी कहेंगे तुम वो सब करना, उनकी हर बात मानना, क्यों चूचा मत करना, वरना वो किसी दूसरी लड़की को ले लेंगे। मैं उस वक्त चुतिया थी, उस छिनार की हर बात सच मान बैठी थी। मुझे पता नहीं था कि वह तो
एक कोठा चलाने वाली बहुत बड़ी चालबाज औरत थी। मैंने पूछा, फिर क्यों, क्या हुआ दीदी? क्या आप इंडिया आ गई उन लड़कों के साथ? उसकी सिगरेट का लंबा कस लगाया और ऊपर से धुआं उड़ाते हुए बोली, नहीं रे, छोटे से परफेक्ट रंडी बनने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। मसलन जैसे फिल्म के हीरोइन के लिए नए नए कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, वैसे ही कॉमर्शियल ब्रांड बनने में बहुत सारे पैतरे सीखने पड़ते हैं, क्योंकि धंधा करना मतलब सीधा कॉन्टेक्स्ट चुगली धारे बेवड़े और भाई टाइप लोगों से यूँ सारे कहे तो अंडर बल्ब से सीधा कनेक्टेड हो जाता है। ऐसे पहली तो 56 लोगों को निपटाने के लिए 56 पैतरे भी सीखने पड़ते हैं एक वेश्या को। अपन हर स्टेट में फुल टू कंप्लीट करके इस धंधे में PhD कर चुकी हूँ। तेरे जैसे पिल्लू को शायद ही नसीब में 1-2 ही मिलते होंगे किसी को, हमारे पास तो सब पिल्लू ही आते हैं। अरे यार, ये साला लावड़ा लहसुन का चक्कर में साला नमकीन इंच ख़त्म हो गया। अच्छा दीदी, अभी मंगाता हूँ, कहकर मैंने वेटर के लिए कॉल किया तो वेटर ने फटाफट ले आया। मैंने 3-4 अलग अलग नमकीन के पैकेट और एक सिगरेट का पैकेट भी मंगवा दिया, क्योंकि बातों में ही रोक में इतनी सारी सिगरेट फूट डाली थी कि अचानक बोल उठी, अबे छोटे, तू बेसिया के जीवन का कॉलेज में घिसीट लिख रहा है? तो यूं ही बकबक करती जा रही, फिर सच में लिख रहा है। फिर एक सिगरेट का घूंट लगाते हुए उसने फिर बोला। अनुराधा ने फिर से एक पैक बनाया और पीना शुरू किया। उस औरत ने मुझे अच्छी तरह से तैयार करके बोली, वाह बेटी, तुझे देखकर मेरा दिल कहता है कि तू पक्का हीरोइन बन जाएगी। मैं उस कजरी औरत के बातों में सुनकर उत्साह से भर उठी। लेकिन बेटी, मेरी बात याद रखना, सेठ लोग को किसी भी बात के लिए ना मत करना। उसको जितना खुश रखोगी उतना जल्दी हीरोइन बन जाओगी। मैंने लाल बनारसी साड़ी और मैचिंग ब्लाउज, मैचिंग गहने, तेल पॉलिश चप्पल, एक नंबर टिप टॉप हो गई थी। शाम 6 बजे करीब वो दोनों नवाबजादे मुझे लेने आ गए। मसीमा और उसकी दोनों बेटियों ने गले लगाकर मुझसे विदाई ली। गेट पर एक महंगी कार खड़ी थी। वह लोग मुझे लेकर एयरपोर्ट जाने की जगह एक और आलीशान बंगले में ले गए। वह एक बूढ़े सेठ का घर था। उन लड़कों ने कहा, देखो ये सेठ बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, पहले इनको खुश कर दो, फिर मुंबई जाना पक्का है। मुझे उस बूढ़े के इशारे से अपने कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद करने को कहा। मैंने डरते डरते दरवाज़ा बंद किया तो उसने थम्स अप बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरा गला सूख रहा था, खटाखट करके सारा थम्स अप पी गई। लेकिन बाद में जब दिमाग घूमने लगा तो समझ आया कि वह थम्स अप में शराब मिक्स था। मैं गिरने लगी तो खुद बूढ़े ने पकड़कर बिस्तर पर लिटाया और मेरी साड़ी उतार दी। मैं चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही थी। नशा बहुत तेज चढ़ गया था। साले हराम के पिल्ले ने क्या पता दारू मिलाया था, नींद की गोली। मैं कुछ देर तक अपने होश खो बैठी। उसके बाद क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन जब होश आया तो मेरा बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और मेरा प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। दर्द के मारे जान निकल रही थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपने कपड़े पहने। मुझे बाहर किसी की ज़ोर ज़ोर से झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए दरवाजे पर जरा सा खोला और मामला जानने लगी। मैंने देखा कि बूढ़ा उन लड़कों को पैसा के बारे में लड़ रहा था। एक बार कहा ना, जो फाइनल बजट 2.5 लाख बोला था, तुम्हारी बाई ने उतना ही दे दिया। अब तुम दोनों को अलग से 50-50 हज़ार कोई बात नहीं हुई है। वैसे भी बाई ने पहले से ही ज़्यादा ले लिया है। मैंने सोचने लगी कि बाई कौन है। तभी उस बुढ़े के मोबाइल स्पीकर ऑन करने पे 2 नवाबजादों की बाई की बातचीत सुनाई दी। यह आवाज़ सुनकर मेरा माथा घूम गया। अरे ये आवाज़ तो उस बुढ़ी मसीमा की है। मतलब उसने मुझे जिस्म फरोशी की धंधा में ढकेल दिया। हीरोइन बनने की झांसे में मेरा नत्थ उतराई के 2.5 लाख वसूल लिए। वारी बुढ़िया, आज मुझे उस बात पर यकीन हो गया कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत होती है। मैं पलंग पर बैठी बैठी सोच रही थी, चमड़ी मेरे और फायदा साली बुढ़ियों क्यों खाए। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगी। कुछ
कुछ ही देर बाद वो नवाबजादे कमरे में आए और मुझे कहने लगे, चलो अब तैयार हो जाओ, मुंबई फ्लाइट के समय हो रहा है। मैंने कहा, अभी यहाँ आने से पहले ही तो मुंबई जा रहे थे ना। हाँ, लेकिन अब सच में मुंबई चलना है। यहाँ कि उन सेठ ने अपने मुंबई वाले दोस्त को बता दिए हैं, वहाँ तुमको छोड़कर हम वापस आ जाएंगे, अब और कोई सवाल मत करना। कहकर वह दोनों चले गए। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और कपड़े सही कर के उस कमरे से निकल आई। बहुत दर्द था जिस्म में और उससे ज़्यादा दिल में। जिस आरबू को बचाने के लिए मैंने किसी का सर फोड़ दिया था, आज वही आरबू किसी के हाथों बेमोल लूट गई थी। अब जीना कैसा और मरना कैसा, मैं दिल को मार कर चल पड़ी थी अनजानी राह पर। उसके बाद मैं उन दोनों के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट आ गई और बांग्लादेश से इंडिया की फ़्लाइट में बैठ गई। इन दोनों ने मेरी नकली नाम उम्र वाले पासपोर्ट बनाए थे। उस पासपोर्ट में मेरा नाम लैला मंसूरी लिखा था। उस वक्त नहीं जानती थी अब से अनुराधा का नाम हमेशा के लिए मिटने वाला है, बस लैला ही रह जाएगी। वक्त पर प्लेन में उड़ान भरी। हम उस समय करीब 7 बजे ढाका एयरपोर्ट पहुँचे थे और दोपहर तक इंडिया आ गए। वह दोनों लड़के मुझे दिल्ली के मायापुरी इलाके में किसी सेठ के कोठी पर छोड़कर उससे तय की हुई मोटी रकम देकर चले गए। उस ड्राइव सेठ ने भी मुझे बलात्कार किया। फिर उसे जब मन होता मेरा इज्जत लूटता और चला जाता। वह अपने कई दोस्तों को भी यही भांति गंगा में डुबकी लगाने के लिए भेजता रहता। यह सिलसिला कई महीनों तक चला, जब तक उन सबका मन नहीं भर गया। उसके बाद मुझे जी भर के नगर में कोठी से उस सेठ का एक चलने वाली जोराबाई के यहाँ बेच दिया। चकले पर आकर तो जिंदगी नरक बन गई थी। प्यारी की 50 गरगुद्दे, नशेड़ी, चरसी बेबड़े, सरोटीबाज और कभी कभी भाई टाइप के लोग भी आते थे। मैं अब समझ चुकी थी कि मुझे कोई हीरोइन नहीं बल्कि एक धंधे वाली रंडी बना के रख दिया है। मैंने भी अपनी हालात का समझौता कर लिया और देह व्यापार के धंधे में खुद को झोंक डाला। लेकिन एक बात का दुख हमेशा ही रहता था। चमड़ी मेरी खिलती थी लेकिन दमड़ी मुझे कुछ नहीं मिलता। सारी मलाई कोई और चट जाता था और मेरा को खुरचन भी नसीब नहीं होता। लैला ने एक और पेग बनाया और कुछ नमकीन के साथ गटक गई। सिगरेट के लंबे कस के साथ धुआं उड़ाती बोली, उसके बाद जो जिंदगी पूरी तरह झंड बन गई। कोठे की मालकिन दिन हो या रात, कभी भी मुझे कोई भी ग्राहक आता उसके साथ सोने को कहती। 100 साली राड़ कहती थी कि ग्राहक भगवान का रूप है, इसीलिए कभी हाथ आती लक्ष्मी और ग्राहक को नहीं छोड़ना चाहिए। साला मैं पूछता हूँ, अगर ग्राहक भगवान होता है तो क्या भगवान इतना दरिंदगी करता? उस छिनार बुढ़ी के ग्राहक इतना ही भगवान दिखता था तो खुद सो जाती भगवान के साथ। मैंने देखा लैला को अब चढ़ने लगी थी। बात करते करते उसके पलकें झपकने लगी थी। जो भी था, चाहे नशे में था या सही, उसने अपने भीतर का दर्द और संवेदनाओं को अपने लघड़ते शब्द में बड़ी स्पष्टता से उजागर किया था। मैंने उसे चुप देखकर पूछा, दीदी आगे क्या हुआ? कुछ देर सिगरेट लंबे कस लगाते हुए बोली, उसके बाद मेरी ज़िंदगी सत्या आया। सत्या था तो भाई का नामी शूटर, लेकिन अंदर से बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे मासूम था। पहले पहले जब वो आता था मैं उससे कुछ बातें करती रहती, बस चुपचाप कपड़े उतार के लेट जाती थी। लेकिन उसने मुझे बात करनी शुरू की। उसको मेरा चस्का लग गया था, क्योंकि अब वह कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ता था तो मेरे पास ही आता था। मैं अगर पहले से ही किसी ग्राहक के साथ बैठी होती तो वह मेरा ग्राहक निपटाने का इंतज़ार करता, लेकिन किसी और राण की तरफ बुलाने पर भी वह नहीं आता था। उसका ऐसा करना दिल में बहुत सुकून देता था कि चलो कोई तो है इस दुनिया में जो लैला का फिक्र है, उसका इंतज़ार करता था। सत्या था तो नामी गैंगस्टर, लेकिन बहुत मासूम था। एक बार तो मेरा चस्का लगा, उसके बाद कभी किसी रंडी के पास जाता भी नहीं था। चलने वाली बाई थी, उसका लाख टकाटक लौंडिया दिखती, लेकिन वह किसी के साथ बैठता ही नहीं था। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया, ए सत्या, तेरे साथ तो कोई भी राण सोने के लिए बेताब रहती है, फिर तू वो लोग के पास क्यों नहीं जाता है रे? कहीं मेरे साथ तो इक्स विक्स नहीं कर गया है? सत्या बोला, तू ठहरी धंधे वाली, ये इक्स विक्स तेरे को समझ में नहीं आने वाला, रहने दे। मैं बोली, सुन यार,
राण तो मैं बाद में बनी, पहले एक लड़की ही थी ना, और बाद में लड़कपन अब तक मुझसे कहीं जिंदा है। चल छोड़, वो बात पहले बता दे। सत्या बोला, तेरे से मुलाकात होने से पहले मैं सिर्फ राण लगड़ने के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। शूटर के साथ साथ रणनीबाज था पक्का, लेकिन जब से तेरे से मिला माइंड साला चेंज हो गया। तू अपने में मस्त रहती है। मुझे हंसी आ गई, बोली साला झाड़ू बोलता है ऐसा जैसे मेरे को अपनी बीवी घरवाली बनाएगा। सत्या मेरे हाथ पकड़कर बोला, हाँ रे सच्ची, तू मेरे बहुत अच्छी लगती। देखना एक दिन तेरे से इस बाजार में निकलवाने ले आऊँगा। मैंने कहा, ओ छिनार भाई को तू जानता है ना, हराम की जानी पैसे लिए बिना कुछ इधर से हिलने को नहीं देगी। सत्या बोला, ठीक है, मैं कल तेरी मालकिन से बात करूँगा। वैसे भी सत्या को ना बोलने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर सीधे से नहीं मानी तो ठोक कर दूंगा साली को। लैला इतने नशे में थी कि अब वह झपकी लेने लगी। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। कुछ देर बेचारी सोने लगी तो बेहतर है। मैं उस कमरे में सोते हुए छोड़कर कुछ पल होता कि दालान पे चहलकदमी में चलने लगा। मैं सोच रहा था, जिंदगी किस मोड़ में लाकर इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कोई भी इंसान बुरा होता नहीं, मजबूरी हालात में विवशता ही मजबूर कर देता है किसी को भी गलत बनने के लिए। वैश्या की ज़िंदगी बहुत ही जहलुम होती है। जब तक हुस्न है, जवानी है, हर कोई उसके आगे पीछे मंडराता है। न जाने वैश्या के पास आने वाली हर ग्राहक उसे कैसे कैसे सब्जी बाग दिखाता है, लेकिन एक बार उम्र ढलान पर उतरी तो फिर वैश्या का साया के साथ छोड़ जाता है। जवानी की रानी बुढ़ापे में नौकरानी भी तो कोई नहीं बनता। हम सबसे वैश्या बाजार से कहीं ना कहीं देखे होंगे। वहाँ एक ही सुंदर और जवान वैश्या कुछ रुपये में अपना जिस्म बेचती है, लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा या देखा भी है उसका बुढ़ापे में क्या हालत है, और वह कहाँ, वह किस हाल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें बसर कर रही है। जवानी में न जाने कैसे कैसे ग्राहकों के साथ संबंध बनाते वैश्या बुढ़ापे आते आते बाजार में की तरह हजार की लाज बीमारी से ग्रसित होकर किसी अंधेरी नगरी सी बस्ती में गुमनाम की मौत मारने के लिए मजबूर हो जाती है। मजबूरी रूपी दाव उसके जीवन में सुनहरे कभी भी ना लौटने वाले खूबसूरत लम्हे भी उसे छीन लेता है। वैसे हमारे समाज में एक बदनुमा दाग एक भंडी सी गली जैसा समझकर हमेशा उसका तिरस्कार करता है। निजी जिंदगी में कोई भी सार्वजनिक तौर पर उससे करीब रहने से कतराता है, लेकिन वह समाज ये भूल जाता है कि कोई अपनी माँ के कोख से वेश्या या सती सावित्री पैदा नहीं होता है। उसको इस मुकाम तक पहुँचाने वाला ही तो हमारा समाज है। इसको खराब कर के कहता है ये जमाना, ये औरत खराब है। बोलो अब क्या जवाब दे उसको।